Hello everyone, welcome back to the channel and back to the part 2 of this video. पिछली वीडियो में हमने बात किया था लैंड एंड सॉइल के बारे में। आज हम बात करने वाले वाटर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि आपके वेजिटेशन हो गया, आपकी वाइल्ड लाइफ हो गया। बट सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर की, पानी की। Water is a vital, renewable natural resource. 3/4 of Earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. It was in the primitive ocean that life began almost 3.5 billion years back. Fresh water accounts for only about 2.7%. ओके, सो जो वाटर है ना, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हमें ध्यान देनी है। सबसे पहले अगर हम वाटर की बात करें, 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर, या फिर टू बी एग्जैक्ट 71%, बट हम इसको 70 लेते हैं। उसके अलावा वाटर इज द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। वाटर सोर्स ऑफ लाइफ है अर्थ पे। ठीक है, एक इंसान लगभग 3 से लेकर 6 हफ्ते तक बिना खाने के रह सकता है। ठीक है, देर हैव बिन सम केसेस जहां पर इंसान ने 1.5 साल तक बिना खाने के निकाला है, बट इंसान की बॉडी, इंसानी शरीर 3 से 4 दिन पानी के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, सो वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। इनफैक्ट हम भी जो है लगभग 70% पानी से ही बने हुए हैं। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ वाटर जो है एक रिन्यूएबल सोर्स है। रिन्यूएबल मतलब हमने एक वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो है अपने आप को दोबारा दोबारा बनाता रहता है, कभी भी पानी जो है खत्म नहीं होगा, वो चीज़ है। एंड उसी के बाद में एक वाटर के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फ्रेश वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है हमारे अर्थ पे। 70% वाटर तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओनली अबाउट 2.7% इज फ्रेश, जो हम पी सकते हैं। बाकी जो है वो सेलाइन वाटर है, सॉल्ट वाटर है, सी वाटर है, जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये चीज़ें वाटर के बारे में आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। धरती पे जिंदगी सबसे पहली बार पानी से ही स्टार्ट हुई थी। दूसरी, 70% जो अर्थ है वो पानी से कवर्ड है। एंड जो पानी है वो एक रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब अपने आप को रिप्लेनिश करता रहता है बार बार। कैसे? वाटर साइकिल के थ्रू। और उसी के साथ में फ्रेश वाटर जो है वो सिर्फ 2.7% है हमारे टोटल वाटर रिसोर्सेस का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पानी के बारे में। ठीक है, हाँ, द फ्रेश वाटर ओनली अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.7%। और एक ही थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे को लगती है कि 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, यानी कि 350 करोड़ साल पहले जिंदगी स्टार्ट हुई थी अर्थ पे। और वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वाटर से, यानी कि पानी से, ओशन से। हाँ, nearly 70% of this occurs as ice sheets, glaciers in Antarctica, Greenland and mountain region. Fresh water accounts, okay, तो हो चुका है। Only 1% of fresh water is available and fit for human use. It is found as groundwater, as surface water in rivers and lakes, and as water vapor in atmosphere. अच्छा, अब इस चीज़ को ना थोड़ा सा एक बार माइंड लगा के सोचिएगा। वाटर है हमारे पास में, ठीक है। अब इस वाटर के दो पीसीस कर दीजिए, दो टुकड़े कर दीजिए। 97.7% पानी जो है वो सी वाटर है, सेलाइन वाटर है, या फिर आप इसको सॉल्ट वाटर भी कह सकते हो। तीनों एक ही चीज है। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट हमारे किसी काम का नहीं है। आप ओशन का पानी या समुद्र का पानी डायरेक्ट नहीं पी सकते, हम नहीं पी सकते, हमारी किडनीज फेल हो जाएंगी। ठीक है, 2.7% जो है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इट इज़ 97.3%। 97.3% क्या है? सॉल्ट वाटर है। 2.7% फ्रेश वाटर है। ठीक है, अब इस फ्रेश वाटर में भी देखिए मेन प्रॉब्लम जो हमारे साथ है ना, वो क्या है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो बर्फ की फॉर्म में है, ग्लेशियर्स के अंदर, आइस शीट्स के अंदर, पर्वत की पोलर कैप्स के अंदर जो मैक्सिमम वाटर है। इस 2.7% में से 1.7% इन चीज़ों में है, और बाकी 1% जो है वो हमारे यूज़ के लिए फिट है। और वो किस में है? रिवर्स में है,
लेक्स में है, एटमॉस्फेयर में है। इतना सारा पानी है हमारे पास में, लेकिन उस पानी में से सिर्फ 1% है जो हम पी सकते हैं। और सबसे बुरी बात पता है क्या है, कि हम इस 1% को भी है ना पोल्यूट करते जा रहे हैं। हम रिवर्स को गंदा करते जा रहे हैं, लेक्स को गंदा करते जा रहे हैं, हम और नुकसान कर रहे हैं अपना बेसिकली। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि इवन दो हमारे पास सिर्फ सिंगल % वाटर है, हम उसको भी खराब कर रहे हैं। दैट्स वाई हमें वाटर कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी देखिए क्या आ जाती है। सबसे पहला क्या है, देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया फेसिंग शॉर्टेजेस इन वाटर, फ्रेश वाटर सप्लाई। आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि अफ्रीका में लोगों के पास पानी नहीं होता पीने को। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि लोगों को गंदा पानी पीना पड़ जाता है क्योंकि उनके पास प्रॉपर पानी नहीं है। इनफैक्ट इस टाइम पे एनीवेयर फ्रॉम 200 to 300 crore people do not have access to fresh water, do not have access to clean water। 200 से 300 करोड़ लोगों के पास में साफ पानी पीने की वो नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से हमें जो हमारे को पानी मिलता है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए कि हमें ये मिल रहा है। क्योंकि 200 से 300 करोड़ लोगों के पास पानी नहीं है साफ़ पानी पीने के लिए, जिसकी वजह से वो गंदा पानी पीते हैं एंड जिसकी वजह से डिजीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है। एंड यही रीज़न है कि आज अफ्रीका में डिजीज़ भरे पड़े हुए, क्योंकि उनके पास पानी नहीं है। Countries located in climatic zones most susceptible to droughts face great problems of water scarcity। सहारा में रहने वाले लोग, थार डेजर्ट में रहने वाले लोग, गोबी डेजर्ट में रहने वाले लोग, जो भी डेजर्ट्स में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह में रह रहे हैं जहाँ पे सूखा पड़ जाता है, उनके पास तो ऑब्वियसली पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, उनके पास तो है ही नहीं पानी बिल्कुल भी। ठीक है, और उसी के साथ साथ 10 वाटर शॉर्टेज में भी एक कॉन्सिक्वेंस of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources। ठीक है, अब इन्होंने बेसिकली क्या बोला है कि जो पानी की कमी होती है, वाटर शॉर्टेज जो होती है, वो 2 कारणवश होती है। एक तो सीन होता है सीजनल का एंड दूसरा है ह्यूमन रीजंस। तो आप इसको सिंपली कह सकते हो सीजनल या नेचुरल रीजन। सीजनल रीजंस क्या होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ कुछ टाइम के लिए पानी आता है बरसात के थ्रू, बाकी टाइम पे ड्रॉट आ जाती है। ठीक है, तो इसमें हम ले सकते हैं रेनफॉल का एग्जांपल, कि कुछ एरियाज जो होते हैं वहाँ पे बारिश पूरे साल नहीं आती एंड जिस वजह से इनके लोगों के पास पानी की कमी है। और ह्यूमन रीजंस क्या हो सकते हैं, कि हम एक तो ओवर यूज़ कर रहे हैं पानी को, जितना हमें करना चाहिए उससे ज़्यादा कर रहे हैं, और सेकेंड हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 कारण है वाटर शॉर्टेज के। नंबर 1 जो है वो एक नेचुरल कारण है रेनफॉल की वजह से, एंड नंबर 2 क्या है, ओवर यूज और पोल्यूशन की वजह से, जो कि ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल कॉजेज है। ओके, ठीक है, सो अब नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। अब अगेन इसको छोड़िए। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन को बचाने के ये तरीके नहीं है जो ये कह रहे हैं, हज़ारों तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं, जैसे अगर मैं कुछ बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए हमें। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका अगर कोई पानी बचाने का है तो वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप अपने घर में एक सिंपल सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक बनवा सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता। और अगर बरसात का सीज़न आया तो वो आपकी लगभग पूरी साल की डिमांड मीट कर देगा पानी की। नंबर 1 तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली काम कैसे करती है, लेट्स से किसी का घर है, उसने ऊपर क्या करा, एक ड्रेनेज पाइप निकाल दिया छत के ऊपर से, एंड ये पाइप क्या है, एक अंडरग्राउंड टंकी में मिल जाता है। तो जो पानी जो आएगा बारिश का, वो यहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा और वो इस पाइप के थ्रू नीचे जाके टैंक में फिल हो जाएगा, जिसको व्यक्ति पूरे साल में यूज कर सकता है। ये तो है एक चीज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नंबर 2 क्या है, कि हम पानी की वेस्टेज ना करें, हम वेस्टेज रिड्यूस करें। ठीक है, सिंपल है ये चीज़, तो आप समझ ही गए होगे नाम से, कि जितना हो सके पानी को कम यूज़ किया जाए, जितना हो सके जहाँ जहाँ हम पानी को अवॉइड कर सके,
वहाँ वहाँ पानी के यूज़ को अवॉइड करे। अगर कई जगह पे ज़रूरत नहीं है पानी की तो उसको ना यूज़ किया जाए, ये है दूसरा कारण। तीसरा क्या होगा कि आप इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ है ना उसमें थोड़े चेंजेस लाइए। चेंजेस बेसिकली क्या, जैसे आजकल इरिगेशन किस चीज़ से होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम से होती है, जो कि बहुत अच्छा सिस्टम है स्प्रिंकलर, क्योंकि इक्वली पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है। बट स्प्रिंकलर की जगह आप ड्रिप सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप सिस्टम क्या होता है कि उसमें जो पानी होता है ना वो डायरेक्ट पौधों की जड़ में जाता है। अगर जैसे ये एक पौधा है, यहाँ पे एक ड्रिप सिस्टम लगाया जाएगा और वो बूंद बाय बूंद इसको पानी देता रहेगा इस पौधे को, जिससे ये पौधा ग्रो करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम बेसिकली। ठीक है, तो इरिगेशन में फैसिलिटीज़ ला सकते हैं हम। एंड उसी के साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को समझाना कि भैया तुम्हारे पास जो पानी है वो वेस्ट करने के लिए नहीं है, उसको बचाना चाहिए। बी अवेयर अबाउट द यूजेज ऑफ वाटर, लोगों में हमें फैलाना पड़ेगा कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है और हमें उसको बचाना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ये सारे सिस्टम खुद कर लोगे ना, मे भी हो सकता है रेन वाटर कर लो, अब वेस्टेज रिड्यूस कर दो, आप इरिगेशन करते हो तो बचा लो, लेकिन अगर लोगों को आप नहीं समझा पाओगे ना तो वो कोई मतलब का नहीं रहेगा। कोई भी सिंगल पर्सन जो है ना तो पानी को खत्म कर सकता है ना वो पानी को बचा सकता है, लेकिन एक पूरी कम्युनिटी, हजारों लाखों लोग मिलकर इस पानी को जरूर बचा सकते हैं। हमारा फोकस यही रहना चाहिए कि हमें अवेयर रहना है उन चीजों के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे हिसाब से वाटर कंजर्वेशन में है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन क्या देता हूँ, कमेंट सेक्शन में जाइए और आप मेरे को कमेंट डाउन करिए कि व्हाट डू यू थिंक, कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ है एक तो हमारे लिए। हाँ, तो नेक्स्ट चीज़ क्या है, बेसिकली इसमें मैंने ये 2 पेजेस स्लाइड्स के मैंने क्या बताया है कि वाटर कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, एक्सेस टू क्लीन वाटर, क्या क्या करना चाहिए हमें, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड पार्शली जो सीवेज होता है उसको कंट्रोल करना चाहिए। बेसिकली इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपको अपने पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर पोल्यूशन आप करोगे तो ऑब्वियसली आप नुकसान पहुंचाओगे अपने पानी को। तो मोस्टली इसमें सारा यही है वाटर पोल्यूशन के बारे में, वगैरह वगैरह। आप वाटर पोल्यूशन के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे कि हम पोल्यूशन करते हैं। एंड इस चीज़ को मैं एक डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ वाटर पोल्यूशन के ऊपर, तो अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। यहाँ पे वेजिटेशन का अर्थ होता है प्लांट लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है एनिमल लाइफ। तो यहाँ पर एक पीकॉक है हमारे पास में, यहाँ पे एक लायन प्राइड है, यहाँ पे कुछ आपके फॉरेस्ट है, एंड यहाँ पे ये आपकी एक रिवर शो करी गई है जो कि है अमेजन रिवर। सो इसको पढ़ते हैं हम आगे कि क्या है इसमें, बायोस्फेयर। अब बायोस्फेयर देखिए क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। इन द बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अब ये दोनों ही चीज़ों को मैं समझाता हूँ ढंग से। बायोस्फेयर को सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है। बायोस्फेयर का अर्थ होता है, देखिए एक तो होता है आपका थोड़ा छोटा सर्कल बनाते हैं, एक तो है आपका ये है एटमॉस्फेयर, ठीक है, एक है आपका लिथोस्फेयर और एक है आपका हाइड्रोस्फेयर। देखिए इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली लिथोस्फेयर का मतलब होता है अर्थ, या मैं बोलूं लैंड एरिया, जो जो एरिया लैंड से है उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर एरिया, ओशियंस, सीज, आपके रिवर्स एक्सेट्रा। और एटमॉस्फेयर क्या है, एयर का, स्काई में जो भी है। अब ये तीनों एरियाज जहां पे मिलते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बायोस्फेयर। बायोस्फेयर एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पे तीनों जोन्स मिलते हैं आपके, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। एंड इस एरिया को हम बायोस्फेयर कहते हैं, एंड इसी एरिया में आपकी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये तो था बायोस्फेयर का मतलब, जहाँ पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों मीट करते हैं और यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको हम कहते हैं बायोस्फेयर।
अब बायोस्फीयर के बाद में दूसरी चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इकोसिस्टम। कि इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम का अर्थ होता है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो और एग्जिस्ट कर सके। इकोसिस्टम का बेसिकली अर्थ हो गया कि जहां पर आपके प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, माइक्रोबियल लाइफ यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपके बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई एटसेट्रा, और आपके नॉन लिविंग एलिमेंट्स। नॉन लिविंग एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? सनलाइट हो गई आपकी, वाटर हो गया, आपकी एयर हो गई, जहां पे ये चारों तत्व एक साथ रहते हैं मिलजुल कर और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स जो हो गए वो एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं, राइट, भोजन दे, उनको अपना फूड देते हैं। प्लांट्स डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे, जैसे कि लाइट और वाटर पे। एनिमल्स जो होते हैं वो इन टर्न प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। कैसे? क्योंकि जब किसी एनिमल की डेथ हो जाती है वो मिट्टी में मिल जाता है और उसकी जो बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स को मिल जाते हैं। और जो माइक्रोबियल लाइफ होती है वो प्लांट्स को हेल्प भी करती है, एनिमल्स को भी हेल्प करती है और अगेन उनका नुकसान भी करती है, बीमारियां फैला फैला के। तो एक ऐसा सिस्टम जो अपने आप को सस्टेन कर सके, लगातार खुद बे खुद चले बिना किसी इंटरवेंशन के बीच में। मतलब इस ये पूरा सिस्टम जो है इसको हम इकोसिस्टम कहेंगे, जहाँ पे एक एलिमेंट यानी कि प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, माइक्रोबियल या नॉन लिविंग तत्व एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ रहे, उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे एक जंगल का एरिया जो है वो एक इकोसिस्टम एरिया होता है, ठीक है, क्योंकि जंगल के एरिया में ना तो इंसान कभी कोई दखल अंदाजी करता है ना, वैसे करते हैं बट अगर हम दखल अंदाजी नहीं भी करते तो एनिमल्स अपने आप जीते रहेंगे, है ना। जो कार्निवोर्स होंगे वो हर्बीवोर्स को खाएंगे, जो हर्बीवोर्स होंगे वो प्लांट्स को खाएंगे, प्लांट्स अपना ग्रो करते रहेंगे। दिस इज एन इकोसिस्टम, ठीक है। एंड उसी के साथ आप एक छोटा सा इकोसिस्टम अपने घर पे भी बना सकते हो। बेसिकली कैसे? आप एक बॉटल के अंदर प्लांट्स उगा सकते हो एंड उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स डाल सकते हो एंड उसको अगर आप सील पैक कर दोगे तो थोड़े टाइम में वो खुद ही खुद एक इकोसिस्टम बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? टेरेरियम कहते हैं हम उसे, टेरेरियम कहा कहते हैं। एंड इसको बेसिकली आप एक बार सर्च कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप इट। सो ये था हमारा बायोस्फेयर का एंड इकोसिस्टम का पॉइंट। अब vegetation and wildlife are valuable resources. There are innumerable uses of plants. Wildlife includes animals, birds, insect as well as aquatic life form. They provide us milk, meat, hides and wools. इन्होंने बेसिकली क्या कहा है कि जो वेजिटेशन है या वाइल्ड लाइफ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज या संसाधन है। प्लांट्स के इननमरेबल यूजेज है, यानी कि अनगिनत यूजेज है। प्लांट्स हमें वुड देते हैं, लकड़ी से हम जला सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स आपके जैसे नीम का पौधा हो गया, नीम का पेड़ सॉरी, यूकेलिप्टस हो गया, बरगद हो गया, इन सारों के बहुत सारे मेडिकल पर्पसेस भी होते हैं। नीम के हजारों मेडिकल पर्पसेस हैं, उसके फ्रूट से लेके उसके फूल तक, उसकी छाल से लेके उसके पत्ते तक, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मेडिकल पर्पस है जो हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है। उसी के साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? एनिमल्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट, हाइड्स यानी कि जो लेदर होता है उसको हम हाइड कहते हैं, लेदर एंड वूल, ठीक है, ये सारी चीजें हमें देते हैं ये। उसी के साथ साथ इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। मधुमक्खी जो होती है वो हमें शहद प्रोवाइड करती है एंड उसी के साथ साथ फूलों की पॉलिनेशन करवाती है, ठीक है, मतलब फूलों को इधर से उधर ग्रो करने में हेल्प करती है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। जो पंछी होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं ताकि इंसेक्ट की पॉपुलेशन बढ़ ना जाए। एंड उसी के साथ साथ सो एनिमल बिग और स्मॉल आर इंटेग्रल और मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। सारे एनिमल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कोई भी ले लीजिए, इसको मैं एक फूड चेन के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। इमेजिन करिए कि सबसे पहले एक प्लांट है, प्लांट को जो है एक ग्रास हॉपर खा रहा है। इस ग्रास हॉपर को एक फ्रॉग खा जाता है, लेट्स से, एंड इस फ्रॉग को इंटर्न एक स्नेक खा जाता है एंड इस स्नेक को बाद में एक ईगल खा जाता है। ये आपका एक बेसिक फूड चेन है एंड ये आप किसी भी चीज में ले सकते हो। आप में भी ग्रास हॉपर की जगह एक डियर डाल सकते हो, डियर की जगह आप कोई और ऑर्गेनिज्म डाल सकते हो, ठीक है। सो
प्लांट्स को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक और ईगल। अब ये पूरा एक इकोसिस्टम में एक बैलेंस बना हुआ है। अब इसमें से आप अगर एक भी एलिमेंट को आप निकाल दोगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर आप ग्रास हॉपर को इसमें से निकाल दोगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो फ्रॉग भूखा मर जाएगा, फ्रॉग भूखा मर जाएगा तो स्नेक्स नहीं बचेंगे, स्नेक्स नहीं बचेंगे तो ईगल्स भी नहीं बचेंगे। और प्लांट लाइफ क्या होगी, वो बढ़ने लग जाएगी भयंकर तरीके से। आप अगर फ्रॉग्स हटा दोगे तो जो ग्रास हॉपर्स हैं वो बढ़ने लग जाएंगे। आप अगर स्नेक्स हटा दोगे तो फ्रॉग्स की ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। एंड अगर आप ईगल्स हटा दोगे तो स्नेक्स की ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ये पूरा एक बैलेंस बना हुआ है। इस बैलेंस को ही हम इकोसिस्टम मानते हैं। ठीक है, हमारे लिए एज ह्यूमन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस इकोसिस्टम को डैमेज ना करें किसी भी तरीके से। सबसे पहली बात तो हमारे में ये आ जाती है। ठीक है, तो अब आई होप आप समझ चुके हो कि क्यों हर एक जानवर, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको किसी भी एग्जांपल से समझ सकते हो। आप एग्जांपल ले सकते हो शेर का, या आप एग्जांपल ले सकते हो टाइगर का, बाघ का। अगर एक जंगल में बाघ खत्म हो जाएंगे ना तो हिरणों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर हिरण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वो प्लांट पॉपुलेशन ख़त्म कर देंगे। एंड प्लांट्स अगर ख़त्म हो जाएंगे तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, डेजर्टिफिकेशन, बंजर हो जाना, सॉइल इरोजन होना, और प्लांट्स की कमी पड़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो हमारा क्या पर्पज़ है कि इस बैलेंस को हम एक मेंटेन करके रखें। ठीक है, उसके बाद में हाँ, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसको हम पढ़ते हैं। देर इज अ बैलेंस इन द एनवायरमेंट इफ रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज आर नॉट डिस्टर्ब्ड. Due to indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or on the verge of extinction. Many countries have passed laws declaring that trades as well as killing of birds and animals are illegal. Conservation of plants and animals is ethical duty of every single citizen. ठीक है, so basically एक बार पढ़ लेते हैं हम क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स क्या होता है कि संरक्षण करना है मेन एनिमल्स का और प्लांट्स का। हमें प्रॉपर तरीके से इन्हें बचाना है, इनको एक्सटिंक्शन से बचाना है। दरअसल बहुत सारे एनिमल्स और एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल डोडो पक्षी हो गया, डोडो बर्ड, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है क्योंकि ह्यूमंस ने उसको बहुत मारा। या ताज़मेनियन टाइगर, ताज़मेनियन टाइगर जो है वो एक टाइगर नहीं है, वो एक थोड़ा हाइना जैसा जानवर होता था। पर अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है क्योंकि हमने इनको मारना स्टार्ट कर दिया। अब हमारा पर्पस क्या बनता है कि अब जो जानवर हमारे बचे हैं हम उनको एक्सटिंक्ट ना होने दें, हम उनको किसी भी हाल में बचा कर रखें, ये हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, सो changes of climate and human interference can cause loss of natural habitats for plants and animals. Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. ठीक है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चक्कर में क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। आपके पोलर एनिमल्स जो हैं, पोलर बेयर्स, पेंगुइन्स वगैरह, वो भी अब खतरे में आ चुके हैं क्योंकि धीरे धीरे आइस मेल्ट होगी तो उनका एरिया ख़त्म होने लग जाएगा, तो उनके पास भी प्रॉब्लम आ जाएगी। और हमारी वजह से या तो ये एनिमल्स जो हैं वो वनरेबल हो चुके हैं, एंडेंजर्ड हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब ये वनरेबल, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ थोड़े से टाइम में, जिसमें आपको बताऊंगा कि हम एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अब हमारी कौन कौन सी चीज़ें इनको नुकसान पहुंचाती है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन करना, हमारा सुनामीज आ जाना, फॉरेस्ट फायर्स, लैंडस्लाइड, ये सारी चीज़ें ही जो हैं हमारे एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रही है। एंड उसी के साथ साथ एनिमल्स आर पोच्ड। पोच्ड का मतलब क्या होता है, पोच्ड का मतलब होता है हंटिंग करना किसी भी जानवर की, ताकि आप उसको सेल कर सको। अगर कोई नॉर्मल शिकार करे तो उसको तो हंटिंग कहते हैं, बट अगर आप उसको बेचने के पर्पज से हंट कर रहे हो तो उसको हम पोचिंग कहते हैं। सो द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स, ये सब बेचे जाते हैं। उनके स्किन्स बेची जाती है। आपको पता होगा टाइगर्स को हंट किया जाता है उनके दांत के लिए, उनके नाखूनों के लिए, उनकी छाल के लिए। तो ये चीज़ बहुत गलत है, ये हमें नहीं करनी चाहिए। आज हम एक 21वीं सदी में आ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए और हमें नेचर को बचाना चाहिए। ठीक है, तो उसी के साथ में कुछ यहाँ पे वर्ड्स हैं, जैसे कि वेदरिंग। वेदरिंग का क्या मतलब होता है,
वेदरिंग का मतलब मैं एक डिटेल में बता चुका हूँ सॉइल वाली वीडियो में, बट फटाफट बता देता हूँ। वेदरिंग का मतलब होता है जब पत्थर टूट टूट के मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं, मिट्टी में बदल जाते हैं पत्थर टूट टूट के। कैसे टूट जाते हैं? फिजिकल प्रोसेसेस से, पानी की वजह से, जानवरों की वजह से, इंसान की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? वेदरिंग। ठीक है। और नेशनल पार्क क्या होता है? नेचुरल एरिया डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम। नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जहां पर हम क्या करते हैं? वनस्पति जीवों को, वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को बचा के रखते हैं एक एरिया में। उसको हम नेशनल पार्क का एरिया कहते हैं, जहां पर कोई भी हंटिंग नहीं कर सकता, कोई भी पेड़ नहीं काट सकता, और जानवरों को बेसिकली उनके ऊपर रहने दिया जाता है। ये कंजर्वेशन होता है। आपको सुन के अच्छा लगेगा कि हम इंडिया जो है इज़ अ वेरी सक्सेसफुल कंट्री इन कंजर्वेशन। हमने अपनी टाइगर पॉपुलेशन को 1000 से कम पहुंच चुकी थी, 1000 से कम हो चुकी थी टाइगर पॉपुलेशन, और आज हमारी टाइगर पॉपुलेशन जो है 4000 प्लस है। तो इट इज़ अ वेरी प्राउड थिंग फॉर अस कि हमारी कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं वो सक्सेस हो रहे हैं। अब हमारा पर्पस क्या बनता है? सबसे पहले हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए लोगों में, लोगों को बताना चाहिए, हमें नेशनल पार्क्स को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो हम भी अपनी तरफ से कुछ डोनेशंस करें, हेल्प करें, ताकि हम इन जानवरों को आगे एक्सटिंक्शन से बचा सकें। ये हमारा पर्पस बनता है। ठीक है। और उसी के साथ में क्लास टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व्स, अ सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? ऐसे एरियाज जहां पर आपके क्या करते हैं, हम बहुत सारे नेशनल पार्क्स और बना देते हैं। ठीक है। अगर सिंगल नेशनल पार्क है तो उसको हम नेशनल पार्क कहते हैं, बट अगर बहुत सारे नेशनल पार्क हमने लगातार उगा दिए हैं, मोर देन वन, लेट्स से कि 2-3 हो चुके हैं, तो उसको हम एक बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स में हम आदिवासियों को भी रखते हैं, ताकि उनको भी वो अपना जीवन प्रॉपरली व्यतीत कर सके। एंड बायोस्फीयर रिजर्व का मकसद क्या होता है? हम दिखा सके कि हम डेवलपमेंट तो कर ही सकते हैं, हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, एंड उसी के साथ साथ हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं। ये हमारा पर्पस होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स का। सो बेसिकली ये हमारा टॉपिक था, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन एटसेट्रा। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा हो। अगेन, अगर आपको कोई डाउट हो, यू कैन पोस्ट देम इन द कमेंट्स बिलो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।